हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर 600 BC से लेकर 600 AD तक की राजव्यवस्था कैसे स्थापित हुई, किसान किस प्रकार राजवंश की स्थापना में किस प्रकार सहयोग किए और कैसे 600 BC से लेकर 600 AD के बीच में नगरों का उदय हुआ और इन नगरों के उदय के पीछे कौन कौन से कारण रहे। तो 600 BC से 600 AD का जो ऐतिहासिक कार्यकाल है, यदि इसको अपन देखें तो टोटल 1200 साल का इतिहास है। अब 1200 साल के इतिहास से पहले अपन ने पढ़ा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका जो कार्यकाल था लगभग 2600 BC से 1900 BC के आसपास माना जाता है और जो पहला चैप्टर है उसमें अपन पढ़ चुके हैं। तो इस कार्यकाल के बाद बाकी का जो पीरियड था लगभग 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का, इसमें वैदिक सभ्यता का उदय होता है। वैदिक सभ्यता का उदय होता है। जैसा कि अपन को पता है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो दो भागों में बटी हुई थी, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के पतन के बाद और जो वैदिक सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इन्होंने नगरों को जन्म नहीं दिया। और वैदिक सभ्यता की समाप्ति का जो 600 BC का जो कार्यकाल शुरू होता है जनपद और महाजनपद काल का, वहाँ से अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे पता है कि उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद 16 महाजनपद अस्तित्व में आए 600 BC के आसपास। इसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थी वो क्या थी? मगध। अब शक्तिशाली जो महाजनपद कैसे बनी, इसके पीछे भी कारण है। जैसे यहाँ पर खेती के लिए उर्वर भूमि, क्योंकि ये द्वाब के क्षेत्र में विस्तारित थी मगध और गंगा और सोन नदी के बीच में इसकी जो राजधानी रही। इसके अलावा यहाँ पर लोहे की खदानें और हाथियों की उपलब्धता, क्योंकि वो घना जंगल था और प्राकृतिक रूप से यहाँ पर हाथियों की जनसंख्या अधिक थी और इसके वजह से जो हाथी हैं उनका उपयोग सैनिकों के द्वारा किया जाता था और जिनके पास हाथी होंगे वो सेना उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होंगी। और जो लोहे थे, लोहे से क्या होता था? औजार जो कि सख्त बनाए जा सकते थे और इससे बने हुए हल में जो फाल होती थी उनका उपयोग करके जो भूमि है उसकी अच्छे से जुताई हो सकती थी, जिससे यहाँ पर खाद्यान्न अवशेष बढ़ा, या कहें खाद्यान्न इतना ज़्यादा उत्पादित हुआ कि आवश्यकता से अधिक लोगों ने इसका प्रयोग किया। तो मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली निकला 16 महाजनपदों में। अब इस मगध साम्राज्य पे हर्यक वंश आया, शुशनाग वंश आया, नंद आया और मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश के पतन के बाद होता है भारी आक्रमण प्रारंभ होने लगते हैं, क्योंकि जो मौर्य वंश होता है उसका पतन होता है और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है उसकी हत्या
उसमें शुंग के द्वारा कर दी जाती है और एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जैसे कैसे हैं शुंग वंश, जो कि 185 से लेके 148 BC तक चला। और इसी में कर्ण जिसके वासुमित्र थे संस्थापक, जो 1 सदी BC में प्रारंभ होता है। और कुछ बाहरी आक्रमणकारी थे जिसमें ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। इनका कार्यकाल भी 190 BC से 1 सदी BC तक चला। ग्रीकों का 130 BC से 390 AD तक, शकों का चला, और पार्थियन का 1 सदी AD तक, और कुषाणों का 15 AD से लेकर 335 AD। अब कुषाण वंश की जब पतन होता है तो इसके बाद एक नया राजवंश की स्थापना होती है जिसे कहते हैं गुप्त साम्राज्य। और ये गुप्त साम्राज्य 240 से लेके 550 AD तक रहता है। और ये संघर्ष का काल या इसे गुप्तोत्तर काल भी कहते हैं। इसमें संघर्ष की स्थिति रहती है और आगे चल के इसमें हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश सक्सेस होता है और एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसमें सबसे शक्तिशाली शासक होता है वो होता है हर्ष, जिसका जो कार्यकाल था 606 से लेके 647 AD तक चलता है। वहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ साथ जो दक्षिण भारत में भी कुछ परिवर्तन हो रहे थे, जिसमें सातवाहन राज कर रहा था 1 सदी से लेकर 335 AD तक। और इसमें फिर परिवर्तन आता है, इनके स्थान पर आते हैं वाकटक जो 335 से 470 AD तक। और वाकटक के बाद आते हैं चालुक्य, जिसे वातापी के चालुक्य कहते हैं, जो 470 से लेके 750 AD तक शासन किया। ये एक टोटल ब्रीफिंग है जो कि 600 BC से लेके 600 AD के बीच का जो इतिहास है या कौन कौन से राजवंश आए उनका एक ब्रीफिंग आपको दी गई है। अब इसके बाद अगले जो वीडियो आएंगे उनके बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे, जिसमें महार जनपद काल क्या था, इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश की प्रमुख जो नौकरशाही थी उनके समय आए हुए प्रमुख जो विदेशी यात्री थे उनके वृत्तांतों का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक के लिए सभी स्टूडेंट एक खाका बना लें कि 600 BC से लेके 600 AD तक अपन को क्या पढ़ना है। और जो 12th क्लास की बात है तो इसमें अपन को ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने ये राजवंशों की एक सामान्य जानकारी दी है जो कि आपको इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते पता होनी चाहिए। ठीक है, आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस ब्रीफिंग को आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगले वीडियो में अपन अच्छे से समझेंगे कि जो राज्य व्यवस्था है उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और इस आवश्यकता के साथ साथ कैसे नगरों का विकास होगा और नगरों के विकास के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं कि ये वीडियो जो भी छात्र छात्राएँ देखें और आपको यदि पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और आपकी जो क्वेरी हैं, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और यथासंभव हो सका तो मैं आपकी जो भी क्वेरी है उनको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।